नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज ऑन मोर पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और सेंट्रोसोम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में या इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले भी मैंने कई सारे सेल ऑर्गेनेलीज या कोशिका अंगक के बारे में डिस्कस वाला वीडियो बना के आपको दिया है। आप चाहें तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लास्टिड, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन, सेंट्रोसोम, ये चार मैंने लिया है। प्लास्टिड के बारे में मैं पहले बात करता हूँ। प्लास्टिड होता क्या है? प्लास्टिड होता है बड़े आकार के कोशिका द्रव्य एक कोशिकांग होता है जो कि प्लांट सेल और कुछ फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट में ये बिखरे हुए आपको दिखाई देते हैं। मैंने वहाँ पर PS करके नोट कर रखा है, कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। प्लांट सेल और किसमें फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट में ये प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर किसी ने किया था तो वो है AFW शिम्फर। AFW शिम्फर नामक साइंटिस्ट ने प्लास्टिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। प्लास्टिकस या प्लास्टिक्स का मतलब होता है मोल्डेड और फॉर्म्ड होता है। ठीक है, मतलब आपको क्या पढ़ना है आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ लवक के बारे में। लवक के सीधे टाइप से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने बड़े आकार के कोशिका द्रव्य कोशिकांग तो आपने सुना ही है इससे पहले जो मैंने कहा था। अब देखिए इसके टाइप्स में जाइए। सबसे पहला टाइप्स आपको दिखाई दे रहा है। मैंने पहले से कुछ टाइप्स नोट करके रखा था। ल्यूकोप्लास्टिड्स आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला ल्यूकोप्लास्टिड ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट, प्लास्टोस मीन्स होता है फॉर्म, मतलब लगभग इसको हम कह सकते हैं कलरलेस या फिर व्हाइट कह सकते हैं। दूसरा दिखाई दे रहा है क्रोमोप्लास्टिड। क्रोमो मीन्स होता है कलर, प्लास्टोस मीन्स होता है फॉर्म, मतलब जो रंगीन दिखाई दे। ठीक है, वो होता है क्रोमोप्लास्टिड। समझ में आया? क्रोमोप्लास्टिड कलर्ड होता है। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्टिड के फर्स्ट पार्ट्स के बारे में। कुछ पार्ट्स में ये बटा होता है। एक होता है एमाइलोप्लास्टिड। स्टार्च का निर्माण और संचय करने वाले को प्लास्टिड कहा गया है। याद रखेंगे आप लोग। स्टार्च का संग्रह करती है ये एंडोस्पर्म और स्टोरेज ट्यूबर्स, कॉटिलिडन्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। ये कॉटिलिडन ये बीज पत्र में आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा लिखा हुआ है इलायोप्लास्टिड। नाम से स्पष्ट है, समझ सकते हैं ये वसा और तेल का संग्रह करने वाला होता है। जितने भी प्रकार के एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री बीज होते हैं, मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन बीज होता है, उसमें ये प्रेजेंट होता है। इस प्रकार के प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। समझ में आया? ये हो गया एलायोप्लास्टिड। नेक्स्ट आता है एलायोप्लास्टिड है। नेक्स्ट आता है एल्यूरोप्लास्टिड। एल्यूरोप्लास्टिड थर्ड, एमाइलोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्टिड का थर्ड है। एल्यूरोप्लास्टिड आपने एक बीजपत्री की संरचना आपने देखे थे, उसमें मैंने बताया था कि एल्यूरॉन एक बीज के भ्रूण में पाई जाती है। पहला में मैंने आपको बताया था एमाइलोप्लास्टिड, दूसरा में इलायोप्लास्टिड। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। एल्यूरॉन कहने का मतलब होता है कि एल्यूरॉन जो कि एक बीजपत्री में पाई जाती है उसमें भ्रूण पोष में मिलेगा। दूसरा आता है दूसरे पार्ट में क्रोमोप्लास्टिड का पहला क्लोरोप्लास्टिड बोलते हैं, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्टिड दिखाई दे रहा होगा। क्लोरोप्लास्टिड में मुख्यतः क्लोरोफिल ABCD, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन आपको प्रेजेंट मिलेगी। BACHL लिखा है मैंने, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, BAC मैंने ऐसा लिखा है, बैक्टीरियो विरिडीन ऐसा करके शॉर्टकट मैंने लिख दिया है। लेकिन मैं जो यहाँ पर डिटेल कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है ना? आगे बढ़ता हूँ मैं। इसमें दूसरा जो मिलता है फियोप्लास्टिड। फियोप्लास्टिड का मतलब होता है भूरे रंग का प्लास्टिड। ठीक है ना? ग्रीक वर्ड फियो मीन्स होता है डार्क और ब्राउन, प्लास्टो मीन्स होता है लिविंग। ठीक है, लिविंग एनिमल्स की बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं हमने। भूरे रंग का वर्णक होता है। फिकोजेंथिन वर्णक पाया जाता है, भूरे सवाल में पाए जाते हैं। डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स में आपको ये देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट में जो तो हरी हरी दिखाई देती है ना आपको, ज़्यादा हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं। जहाँ पर छायादार स्थान होते हैं वहाँ पर डिस्क नमक संरचना में आपको मिलता है। ठीक है, अभी मैंने कहा फिकोप्लास्टिड समझ में आ गया होगा आपको। ये ब्राउन कलर का या भूरे रंग का वर्णक होता है फिकोजेंथिन, उसकी वजह से फिकोप्लास्टिड कहलाता है। नेक्स्ट आता है रोडोप्लास्टिड। रोडोप्लास्टिड मतलब रोडोप्लास्ट, रोडो मीन्स होता है रेड। ठीक है, लाल रंग का वर्णक होता है, लाल शैवाल में पाया जाता है। फाइकोइरिथ्रिन इसमें प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें फियोप्लास्टिड में एग्जाम्पल लिख लीजिए, वर्णक फिकोजेंथिन
और इसमें अभी मैंने जो कहा रोडोप्लास्टिड में इसमें फाइकोइरेथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है। आखिरी में आता है ब्लू ग्रीन क्रोमोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्टिड आता है। जाहिर सी बात है इसमें नीले रंग के वर्णक होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये पाए जाते हैं। सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरेथ्रिन इसमें प्रमुख वर्णक के रूप में प्रेजेंट होती है। समझ में आया? तो ये था वो पूरे प्लास्टिड जो आपको याद रखना है। अब मेन एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर लूँगा आपको सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरेथ्रिन, ये इसके एग्जाम्पल में है। ठीक है, प्लास्टिड को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत जीता जागता उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लोरोप्लास्ट का एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए क्लोरोप्लास्ट हरित लवक या पर्णहरिम आप जानते होंगे। ठीक है, सभी पौधों की हरी पत्तियों और हरे भाग में पाए जाने वाले वर्णक होते हैं। इसका काम होता है सोलर एनर्जी का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और सारे केमिकल एनर्जी को दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, जीवधारी होते हैं, वो भोजन या पोषक पदार्थ के रूप में इन पौधों के उत्पाद से ग्रहण करते हैं। रासायनिक ऊर्जा कार्बनिक भोज्य पदार्थों या ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, सबका निर्माण इस प्रक्रिया के द्वारा होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। इसको करने का श्रेय जाता है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट सामान्य लवक होता है पौधे की कुछ कोशिकाओं में, पौधों की कोशिकाओं में पूर्णतः सामान्यतः हरे पौधों में मिलेगा ये। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में भी ये पाया जाता है, लाइक यूग्लिना में आपको ये देखने को मिल सकता है। शेप साइज के बारे में बात करें तो ये बाइकनकेव मतलब उभयोत्तल और अवतलोत्तल या प्लेनो कन्वेक्स हो सकता है। इसके कई आकृति में मिलेंगे, ये कई आकृति में मिलेंगे, कप शेप्ड, स्पाइरल, स्पिंडल, स्टार, रेटिकुलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। मैंने इसमें बहुत सारे कंटेंट में बहुत सारे रूपों में आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसके शेप और साइज की बारे में बात करें, लगभग 1 से 3 माइक्रोन थिकनेस वाला होता है, मोटाई वाला होता है। 1 से 3 माइक्रोन थिकनेस या मोटाई वाला होता है। अगर इसका डायमीटर की बात करें, चूंकि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर तस्तरीनुमा आपने कहा, तो इसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है 5 से 10 माइक्रोन के लगभग होते हैं। सभी छायादार स्थानों में उगने वाले पौधों की पत्तियों में हरे भाग में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग जाएंगे तो आपको ये डायग्राम कैसे दिखाई देगा। देखिए मैं एक डायग्राम आउटर स्ट्रक्चर के सामने ड्रा करके बता रहा हूँ। ये मैंने बनाया है गोल राउंड शेप। ठीक है, अब मैं इसको शेप देते जाऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो सबसे बाहर की तरफ जो पाई जाती है, ये होता है, जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ, ये होता है दोहरी झिल्ली की बनी हुई संरचना। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन्ड लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, याद रखेंगे, दोहरी झिल्ली की बनी हुई संरचना होती है, लाइपोप्रोटीन के बनी हुई रहती है ये। ठीक है, प्रत्येक झिल्ली की मोटाई इसमें बताई जाती है। सबसे ऊपर की तरफ ये मैंने यहाँ से दो ये डिवाइड किया। अब मैं इसको थोड़ा सा कलर कर दूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमने कट ओपन किया है, मतलब यहाँ से काट के इसको अलग कर रखा है। ये दोहरी झिल्ली की संरचना, अब ये आप ये वाली स्ट्रक्चर जो बन रही है ये दर्शाता है कि ये हमने काट के इसको अलग किया है। समझ गए होंगे आप देख के। ठीक है, आप क्लियरली समझ रहे होंगे कि इसमें क्या दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, वो भारी स्ट्रक्चर जहाँ पर मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हो गया पूरा एक हरित लवक, एक क्लोरोप्लास्ट। ये अंदर डार्क ज़्यादा दिखाई देगा क्योंकि दोहरी झिल्ली की संरचना ऊपर मुड़ी हुई है, इसलिए। ठीक है ना, झिल्ली की संरचना के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन जो कि बाह्य झिल्ली के समान बाह्य झिल्ली होती है। ठीक है, और अंदर का होता है इनर मेम्ब्रेन। तो वो दोनों मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन मिलकर इसका लिमिटिंग मेम्ब्रेन बनाता है। इसकी मोटाई के बारे में बात करें 40 टू 60 एंगस्ट्रॉम, 40 से 60 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर दोनों झिल्ली के बीच स्पेस को मैं कहूँ तो 25 से 75 एंगस्ट्रॉम बीच में खाली स्पेस मिलेगा। वहाँ पर भी कुछ द्रव भरा होता है, प्लास्टिडियल, वहाँ पर एक विशेष प्रकार का द्रव भरा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, इस चारों तरफ जो भरा हुआ रहता है क्लोरोप्लास्ट में, ये पूरा कंटेंट कहलाता है स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा प्लाज्मा झिल्ली के अंदर प्रोटीन युक्त जलीय पदार्थ जो भरा हुआ है उसको स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें स्टार्च कण और ऑस्मोफिलिक ड्रॉप्स इसमें भरी हुई रहती है। क्लियर है, ऑस्मोफिलिक ड्रॉप्स इसमें भरी हुई रहती है। हर चीज़ को दिखाना पॉसिबल नहीं है, मैं चाहता हूं कि जो बोल रहा हूं इसको आप नोट कर सकते हैं, आप सुनिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जितने भी प्रकार के हायर प्लांट होते हैं, उच्च वर्गीय पौधे होते हैं, उसके स्ट्रोमा में छोटी छोटी बेलनाकार संरचनाएं होती है, और उन बेलनाकार संरचनाओं को हम कह सकते हैं ग्रेना। ठीक है, ये मैंने डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया, चारों तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जैसे प्लेट आप रखते हैं ना घर में, एक के ऊपर एक ऐसा। तो ये जो संरचना बन रही है, ये पूरा का पूरा संरचना थाइलेकाइड कहलाएगा। देखिए मैं नॉमिनेट करूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। ये मैंने बना दिया, अब इसको ऐसा जोड़ दिया। ये जो जोड़ रहा हूँ यही क्या है? बेलनाकार संरचना है। इस बेलनाकार संरचना का ही बेलनाकार संरचना है। इस बेलनाकार संरचना का नाम आता है एक मेम्ब्रेन। ठीक है,
मेम्ब्रेन का नाम क्या है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। स्ट्रोमल लैमेली बोलते हैं, जिसकी सहायता से एक ग्रेना दूसरी ग्रेना से जुड़ा हुआ रहता है। ग्रेना के समूह को जो एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट के रूप में रखा हुआ है, ये थाइलेकाइड कहलाता है, मैंने लिखा। ठीक है, ग्रेना जो होती है एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, मतलब 40 से 60 ग्रेना पाई जाती है एक क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, बहुत सारी झिल्लीनुमा मेम्ब्रेनस सैक्स या झिल्लीनुमा डिस्क थैलियाँ उपस्थित होती है। उन सारे थैलियों को मैंने लिखा था नीचे थैलेकॉइड लिखा था, डिस्क। ठीक है, इसकी संख्या 50 तक हो सकती है। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, ये जो बीच में जो पट्टी बनी हुई है यही है लैमिला, याद रखेंगे। लैमिली या दोनों को स्ट्रोमा को जोड़ने वाले, या फिर स्ट्रोमा की लैमिली कह सकते हैं आप लोग, जो कि स्ट्रोमा थाइलेकाइड बनाता है बाद में। समझ में आया। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। क्लोरोप्लास्ट में लिपिड प्रोटीन्स के अतिरिक्त राइबोसोम की कुछ टाइप्स जैसे 70 इस प्रकार विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और एक द्विसूत्री इसमें डीएनए आरएनए स्टार्च कर भी प्रेजेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण से सभी वर्णक और इलेक्ट्रॉन वाहक थैलेकाइड में पाए जाते हैं। थैलेकाइड की झिल्ली में कुछ कुछ छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, जिसको क्वांटासोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। याद रखेंगे, छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं किसमें? थैलेकाइड में। क्वांटासोम में लगभग 230 क्लोरोफिल अणु और 48 से 50 कैरोटीनॉइड्स के कण पाए जाते हैं। याद रखना। अब इसको नॉमिनेट कर दिया हमने, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। आगे बैठते हैं फटाक से। राइबोसोम, ये स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। राइबोसोम समझ में आया होगा। राइबोसोम देखिए, राइबोसोम को हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जानते हैं। कारण ये है कि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। सबसे पहले इसकी खोज के बारे में अगर बात करें तो ब्राउन और रॉबिन्सन नामक साइंटिस्ट ने कोशिका में गोलाकार कणिका में या मेम्ब्रेन लेस संरचना के रूप में इसको देखा था। मतलब इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, बिना झिल्ली के संरचना होता है ये। ठीक है, ब्राउन और रॉबिन्सन नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले 1953 में पादप कोशिका में देखा था। ठीक है, इसको नोट करना चाहेंगे हम लोग। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले मैंने कहा कि ब्राउन और रॉबिन्सन नामक साइंटिस्ट ने 1953 में किया था। तो लिख देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिलेगा पैलेट नामक साइंटिस्ट ने फिर 1953 के बाद 1955 के लगभग पैलेट नामक साइंटिस्ट ने इनको जंतु कोशिका में देखा था और राइबोसोम नाम दिया था। ये प्लाज्मा कला रहित कोशिकांग है। प्लाज्मा कला रहित कोशिकांग है मतलब मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसके वितरण के बारे में बात करते हैं। सभी प्रकार की पादप और जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला ये कोशिकांग है। इनकी कोशिका की संख्या हजारों में हो सकती है। बेकर ने इसको लेसिथल और सेफिलिन भी कहा था। गॉल्जी काय में पाई जाती है, इसलिए कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से बिखरे राइबोसोम को साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली पर राइबोफोरिन्स नामक प्रोटीन के द्वारा संलग्न रहते हैं। आपने देखे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों तरफ। ठीक है, संरचना के बारे में बात करते हैं। संरचना गोलाकार संरचना के रूप में होती है। डायमीटर के बारे में बात करें 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर देखें आप इसका, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। एक छोटी टोपी गुंबदनुमा संरचना और नीचे बड़ी हिस्सा दिखाई देगी आपको। बड़े हिस्सा जैसे एक राइबोसोम की स्ट्रक्चर में मैं अगर बताऊं तो ऊपर अगर 30S है, नीचे अगर 50S में लिख दूं। ठीक है, तो 70S जो टाइप्स बनते हैं इसमें 30S और 50S के दो सब यूनिट होते हैं। राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, 70S और 80S पहला। ठीक है ना, तो 70S के दो सब यूनिट होते हैं, 30S और 50S। समझ में आया। नेक्स्ट आता है 80S जो राइबोसोम का दूसरा प्रकार है। इसमें 40S और 60S के दो सब यूनिट होते हैं। समझ में। अगर इसकी सब यूनिट एस जो होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को दर्शाता है, अवसादन गुणांक को दर्शाता है। याद रखेंगे इसमें आप लोग सेडिमेंटेशन। ठीक है, अवसादन गुणांक इससे पता चलता है। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर में अब राइबोसोम की स्ट्रक्चर में आपको जो संरचना देखने को मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। छोटी 30S 70S का लिख रहा हूँ और इधर बड़ी इकाई 50S होता है। शुरुआती अवस्था में ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए से युक्त होता है ये। जब कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर पाई जा रही है तो कोशिका द्रव्य में जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है तो ज़्यादा होने के कारण ये दोनों यूनिट आपस में जुड़कर एक बड़ी यूनिट बना लेती है, 70S बना लेती है। ठीक है, लेकिन जैसे मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम होती है, लोअर होती है, तो ये फिर से दो भागों में टूट जाती है, 30S और 50S में टूट जाती है। ये प्रक्रिया तब होती है जब प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होना हो, तब होती है। कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि राइबोसोम
जो होते हैं मैसेंजर आरएनए के धागे नुमा संरचना पर इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। देखिए मैंने बनाया, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। जब 4-5 राइबोसोम एकत्रित हो जाए मैसेंजर आरएनए की श्रृंखला पर तो पॉलीराइबोसोम या राइबोसोम पॉलीसोम कहलाता है, जब प्रोटीन निर्माण होना हो तब, ठीक है। सेंटर में आपको देखने को मिलता है इसके मैसेंजर आरएनए दिखेगा, ट्रांसफर आरएनए दिखेगा, ठीक है। बीचों बीच एक लाइन दिखाई दे रहा है, वही लाइन है एमिन ग्रुप को दर्शाता है, न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन को दर्शाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। टनल स्पेस होता है वहाँ पर जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। तो ऐसे करके ये राइबोसोम का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, आप लोग जानते हो। राइबोसोम की यही मुख्य कार्य है, प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में इसका नाम आता है, ठीक है। जब प्रोटीन का निर्माण होना हो तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है साइटोस्केलेटन। इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है मेरे पास में, जो आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी में, उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु होती है जो कोशिका द्रव्य में मिलता है। एक प्रोटीन युक्त मैंने प्रोटीन कंटेंट इसमें मिलेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में या नेट लाइक स्ट्रक्चर में कोशिका द्रव्य में मिलेगा। इसको साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर का कई प्रकार के कार्य होता है, जैसे यांत्रिक सहारा देता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, लोकोमोशन को बनाए रखता है, मूवमेंट को बनाए रखता है, कोशिका के आकार को बनाए रखने में काफ़ी उपयोगी होता है। नेक्स्ट आता है सेंट्रोसोम, जैसा अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है, ये सेंट्रोसोम तारक काय कहलाता है। तारक काय सेंट्रोसोम ग्रीक वर्ड केंट्रॉन से बना हुआ है, मतलब होता है सेंटर, ठीक है। केंट्रॉन से बना हुआ है मतलब सेंटर होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो तारक काय की खोज या सेंट्रोसोम की खोज सबसे पहले वान बर्डन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था और उसकी संरचना का वर्णन टी बावेरी नामक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है ना। ये हो गया, वान बर्डन ने 1887 में खोज किया था, टी बावेरी नामक साइंटिस्ट ने इसकी संरचना का अध्ययन किया था। समझ में आएगा। वितरण के बारे में बात करें, जितने भी प्रकार के स्तनधारी जिनके परिपक्व आरबीसीएस को छोड़ दें तो सभी जंतु और प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं, मतलब मैच्योर आरबीसीएस में नहीं पाया जाता। और उसके बाद ऑल सेल्स ऑफ एनिमल और प्रोटिस्ट एनिमल में ये प्रेजेंट होंगे। फर्न के एंथेरोजॉइड शैवाल के जूस्पोर्स और चलायमान शैवालों में क्लेमाइडोमोनास वाल्वॉक्स सब में ये प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक्स और फंगस में भी या उच्च वर्गीय पौधों में भी, उच्च वर्गीय पौधों में और प्रोकैरियोट सेल्स में, कवक में इसका अभाव होता है, ये याद रखिए। समझ में आए। अगर सिंपल से एक स्ट्रक्चर मैं इसमें ड्रा करूं सेंट्रोसोम का तो आपको ये देखने को मिलेगा। जैसा आप जानते हैं कि शैवाल, चलायमान, जनन कोशिका, कम विकसित स्थलीय पौधों की कोशिकाओं में केंद्रक के बाहर गल्जी काय से लगी हुई एक कलिकाविहीन कणिका के रूप में पाई जाती है, ठीक है, जिसे तारक काय या सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, दो समकोण पर विभाजित हो जाती है, दो बेलनाकार संरचनाएं पाई जाती है जो कहलाता है सेंट्रियोल। ये मैंने अभी बनाया है, ये कहलाएगा सेंट्रियोल, दोनों ध्रुवों की तरफ। बीच का पूरा इकाई सेंट्रोसोम है और जो ऊपर नीचे जो दिखाई दे रही है ये सेंट्रियोल है। तारक काय एक दूसरे से समकोण बनाते हुए व्यवस्थित रहता है। समझ में आ गया। एक डंठल के समान होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रत्येक का व्यास इसमें देखने को मिलता है 250 एंगस्ट्रॉम मिलता है। सेंट्रियोल का व्यास आपको देखने को मिलेगा 1500 से 2500 एंगस्ट्रॉम इसकी व्यास। और लंबाई के बारे में बात करें तो 3000 से 20000 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई हो सकती है। कार्य के बारे में बात करें, जंतु कोशिका में विभाजन को प्रेरित करता है, उसका नियमन करेगा, रेगुलेशन करेगा। स्पिंडल फाइबर का निर्माण सेंट्रियोल के द्वारा होता है। सेल डिवीजन के समय जंतु कोशिका में, याद रखेंगे, पादप कोशिका में एब्सेंट होता है। जितने भी प्रकार के फाइबर वाले कंटेंट बनते हैं, फॉर एग्जांपल सीलिया, पक्ष्म, फ्लैजिला, कशाभिका, कैराटोसोम्स, इन सब का निर्माण भी ये सेंट्रोसोम के द्वारा है, सेंट्रियोल्स के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर तारक केंद्र का इतना महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है कि पादप कोशिकाओं में इसका ना पाया जाना एक महत्वपूर्ण सत्य है। देखिए बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन पादप कोशिका या प्लांट सेल में ये एब्सेंट होती है, ये नहीं पाई जाती। और ऐसा माना गया है, ऐसा मान रहे हैं भविष्य में कि ये अनिवार्यता वैज्ञानिकों के द्वारा खोज लिया जाएगा इन प्लांट सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जितना भी स्ट्रक्चर आपको बताया है, जितने भी कंटेंट आपको बताए हैं, इसको आप चाहें तो नोट करके रख सकते हैं। ये विशेष प्रकार के सेल ऑर्गेनेलिज है जिससे एक तरह तरह के सवाल अलग अलग प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिले।